शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैखाने में, खरका जब्बा टोपी कुर्ता मस्ती में इनाम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सरदार अख्तर मैंगल ने बिल्कुल पूरे के पूरे निज़ाम को नंगा करके रख दिया है। जो काम सुहेल अफरीदी, महमूद अचकज़ई और बहुत से लोग बहुत तवील अरसे से नहीं कर सके, वो बिल्कुल सरदार अख्तर मैंगल ने करके रख दिया है। उन्होंने बहुत तफसील से बताया कि हमारे यहाँ कितनी इज्तमाई कब्रें हैं जिनमें हमारे सैकड़ों की तादाद में जवान दफन हैं, और तुम लोग बसंत मना रहे हो और तुम लोग तरक्की का मातम कर रहे हो। रखो अपनी तरक्की अपने पास, यूं करो कि हम अच्छे हमसायों की तरह रह लेते हैं। अगर हम इकट्ठे मिलकर नहीं रह सकते तो हम अच्छे हमसायों की तरह पाकिस्तान और बलूचिस्तान रह लें। ये बात आज तक सरदार अख्तर मैंगल ने नहीं की। जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो पहाड़ों में चले गए हैं, जिन्होंने बंदूकें उठा ली हैं, वो ये बात करते थे। लेकिन सरदार अख्तर मैंगल उन लोगों में शामिल थे जो कौमी धारे की सियासत कर रहे थे, जो अब से कुछ देर पहले तक असम्बली के मेंबर थे, जो बिल्कुल अभी तक पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन में उनकी नाम से एक रजिस्टर्ड जमात है, जो साल हा साल से पाकिस्तान में सियासत करते रहे हैं, जो बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं और साबिक गवर्नर बलूचिस्तान भी रहे हैं, और मत भूलें कि वो नवाब अकबर बुगटी के भांजे भी हैं। सरदार अख्तर मैंगल ने हमेशा नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की है। वो कभी भी सेपरेटिस्ट नहीं रहे, वो कभी भी पाकिस्तान को अलहदा करने की बात नहीं करते रहे। लेकिन खुशी से अपनी रुसवाई गवारा हो नहीं सकती, गरीबा फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है। उन्होंने लाहौर में ये तक कह दिया कि तुम पंजाबी, जी हाँ, हम सबको उन्होंने तकरीबन गाली ही दे दी। सच तो यही है, उन्होंने कहा कि तुम सब ये काम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम कर दो तो सब खैर होती है, तुम्हें 7 खून माफ़ है, क्योंकि तुम्हारा डोमिसाइल पंजाब का है और मेरा डोमिसाइल बलूचिस्तान का है। मैं ये बात करता हूँ तो बुरा बन जाता हूँ। चुनांचे जिस तरह तुम लोगों ने 71 में नारा लगाया था ना, इधर हम उधर तुम का, आज भी वैसे ही लगा दो। अब बाय द वे, ये इधर हम उधर तुम की बात जुल्फ़कार अली भुट्टो ने की थी, जो कि सिंधी हैं, लेकिन बहरहाल गाली पंजाब को ही बनती है। हमेशा गाली पंजाब को ही पड़ती है। ये जो भी है, वजह यह कि पावर का जो सेंटर है, जो एपी सेंटर है, वो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत पंजाब कर रहा है। वज़ीर आज़म अक्सर यहाँ पंजाब से होता है, आर्मी चीफ पंजाब से होता है, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और वज़ीर आज़म तो आपको पता है फ़ी ज़माना पपेट हुआ करते हैं। लेकिन 12 चूँकि कौमी असम्बली में सीटें पंजाब की ज़्यादा, सेनेट में सीटें पंजाब की ज़्यादा, तो हुकूमत के लिए पंजाब में हुकूमत ज़रूरी है मरकज़ में, तो सिविल हुक्मरान भी पंजाब से ही अक्सर होता है, और आर्मी चीफ भी चूँकि ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ की है और फ़ौज की भर्ती का मेन इलाका पंजाब है, चुनाचे अक्सर आर्मी चीफ भी पंजाब से होते हैं। जनरल राहील शरीफ पंजाबी थे, जनरल कमर जावेद बाजवा पंजाबी थे, जनरल मौजूदा जो हैं वो भी पंजाबी हैं, जनरल अशफाक परवेज़ कियानी भी, वो गालिबन कश्मीरी ओरिजिन थे, लेकिन बहरहाल वो भी पंजाबी बोलते थे। जनरल ज़ियाउल हक भी पंजाबी बोलते थे, लेकिन उनका डोमिसाइल पेशावर का था। परवेज़ मुशर्रफ सिंधी थे, लेकिन बहरहाल वो भी महाजर थे बुनियादी तौर पर, लेकिन उनका डोमिसाइल कराची का था। खैर, बात ये हो रही थी कि अख्तर मैंगल साहब ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इज्तमाई कब्रें, लापता अफराद और अलहदगी की बात, और उन्होंने सवाल किया कि ये जो लोग बंदूकें लेकर निकले हैं, जिन्होंने 16, 14, 12 शहरों में हमले किए हैं, इनको लोगों ने माथों पर बोसे क्यों दिए, और जब हमारे फ़ौजी वहाँ जाते हैं तो उनके साथ बुरा सलूक क्यों करते हैं। लेकिन हम होश के नाखून लेने पर तैयार नहीं हैं। ये सारी बातें बहुत बुरी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान से अलहदगी की बात अख्तर मैंगल जैसे लोग कर रहे हैं, तो हमें फौरी तौर पर इन मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अख्तर मैंगल साहब ने यहाँ तक कह दिया कि आप लोगों को पंजाब में बैठकर, लाहौर में बैठकर ये लगता होगा कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं। बिल्कुल गलत। मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर बहुत साल पहले थे, अब मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं अगले रोज़ भी बलूचिस्तान में बैठा हुआ था अपने कुछ दोस्तों के साथ, और हम सब ने बहुत गौर किया कि क्या अब कोई मसले का हल मौजूद है, तो हमें यही समझ आई कि नहीं, अब हल कोई मौजूद नहीं है। डॉक्टर मालिक वहाँ मौजूद थे स्टेज पर, और राना सनाउल्लाह भी वहाँ स्टेज पर मौजूद थे,
और किसी ने जब ये किसी लिटरेचर फेस्टिवल टाइप जगह पे वो लाहौर में किसी इवेंट में शरीक थे और डॉक्टर मालिक सरदार अख्तर मेंगल की बातों को बिल्कुल एंडोर्स कर रहे थे, मगर जाहिर है वो अभी उतने बागी नहीं है, चुनांचे वो उनके अल्फाज सख्त नहीं थे, लेकिन वो अख्तर मेंगल साहब की बातों को एंडोर्स कर रहे थे। और जो अपने राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने जब तकरीर करने आए और वो सरदार अख्तर मेंगल की बातों का जवाब दिया, और टीवी चैनल्स ने ज़ाहिर है अख्तर मेंगल की बात तो नहीं चलानी थी, लेकिन राना सनाउल्लाह की पूरी तकरीर को कुरान हदीस समझकर, बड़ा ही अहम समझकर, बड़ा मुतबर तरीन समझकर टेलीकास्ट किया। और किसी टीवी चैनल ने ये नहीं बताया कि इसी शहर लाहौर में, जिसको अख्तर मेंगल साहब गाली दे रहे थे कि तुम लोग सेपरेटिस्ट हो, तुम लोगों ने इधर हम उधर तुम का नारा लगाया था, तुम लोगों ने 1971 में पाकिस्तान तोड़ा था और अब तुम लोग ही बलूचिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ज़िम्मेदार हो। उसी लाहौर शहर में वही सारे पंजाबी जो उस फेस्टिवल में सुनने आए हुए थे, उन्होंने अख्तर मेंगल की तकरीर को गौर से सुना, दुख से सुना, तालियां बजाईं। और राना सनाउल्लाह जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और जो कि इस वक्त हुक्मरान जमात के सिटिंग मिनिस्टर हैं, जब वो जवाब देने और तकरीर करने आए तो लोग वॉकआउट करके वहाँ से चले गए, इसी शहर लाहौर के पंजाबी। तो ये अवाम का रद्द अमल है और सरकार इसके बरक्स है, वो डिनाइल मूड में है। वो बता रही है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम बसंत मना रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वाले जाहिल हैं और वो उनको भी पैसे मिलते हैं, पंजाब से ज़्यादा पैसे मिलते हैं और उनके हुक्मरान खा जाते हैं। ओ भाई, वहाँ तो बलूचिस्तान में तो हुक्मरान ही पपेट है, वहाँ तो कोई हुक्मरान ही नहीं है। वो जो हुक्मरान जिस शख्स को आपने बनाया है वो तो कहीं से कोई वोट लेकर नहीं आया, उसको तो आपने कुर्सी दे दी है और वो उस पर बैठा हुआ है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। चुनांचे सूरत हाल ना सिर्फ ये कि बहुत ख़राब है, बल्कि बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान अभी भी किसी पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। ब्रीदिंग स्पेस जो हमें थोड़ा सा इंटरनेशनली मिला था डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का, वो भी ख़त्म हो रहा है और हम इस ज़माने में कोई रेयर अर्थ मेटल में कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ भी जो हमारे प्लान्स थे कि हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, वो नहीं मिला। चीन तक कहीं पाकिस्तान में मज़ीद नई माइनिंग नहीं कर रहा, बलूचिस्तान में कोई नई ड्रिलिंग नहीं कर रहा। सबको पता है सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है, सिक्योरिटी सिचुएशन खाली फौजी ऑपरेशन से नहीं ठीक हो रही, सबको पता है, लेकिन कोई डायलॉग की तरफ नहीं जा रहा। अभी अख्तर मेंगल, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो हयात हैं, वो आपके ख़िलाफ़ जितनी भी सख्त बातें कर रहे हैं लेकिन वो हयात हैं और वो अभी भी पाकिस्तान में कौमी धारे की सियासत पर राज़ी हो सकते हैं। अभी महमूद अचकज़ई हयात हैं, अल्लाह उनको बक़ैदे हयात रखे। ये लोग बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, इनकी आवाज़ बलूचिस्तान में सुनी जाती है। डॉक्टर मारंग बलोच अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो बलूचिस्तान की इस वक्त सबसे तवाना आवाज़ हैं, और शायद बलोच अगर किसी एक आवाज़ के पीछे सबसे ज़्यादा इस वक्त लब्बैक कहते हैं तो वो ये बुढ़े सियासतदान जिन्होंने अपनी उम्र के 60-60 साल, महमूद अचकज़ई ने तो शायद अब सियासत में गुजार दिए हैं और अख्तर मेंगल साहब ने भी 50 साल गुजार दिए होंगे, ने इनसे ज़्यादा जिस हस्ती के पीछे बलोच हैं वो डॉक्टर मारंग बलोच है, जिसे आपने कैद में रखा हुआ है। चुनांचे इन लोगों को इस्तेमाल करें और इन लोगों से मीडिएटरी रोल किसी तरह प्ले करवाएं। नवाज शरीफ को इस्तेमाल कर लें यार, छोड़ें, वो तो पंजाबी है और आपकी हुक्मरान जमात का कायद है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में कोई शख्स मोस्ट इफेक्टिव है तो वो मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं। वो तो पंजाबी और सिंधी है ना, उनको इस्तेमाल कर लें। ये बूढ़े सियासतदान जिन्हें आप चले हुए कारतूस कहते हैं, ये सबको एक मेज़ पर बिठा सकते हैं, ये डायलॉग शुरू करवा सकते हैं, ये पहाड़ों पर बंदूकें लेकर जाने वालों को वापस बुला सकते हैं। बात को समझ लें, ये अख्तर मेंगल, ये महमूद अचकज़ई, ये नवाज शरीफ, ये आसिफ जरदारी, ये इमरान खान, ये अपनी उम्रों की आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। इनसे काम ले लें और ये बलूचिस्तान के मसले को हल कर लें, वरना जंगें फ़ौजें नहीं लड़ा करती, जंगें अवाम लड़ा करते हैं। फ़ौजें सिर्फ बंदूक चलाती हैं, अगर पीछे उनके अवाम ना खड़े हों तो वो बंदूकों में से निकलने वाली गोलियां बेअसर हो जाती हैं। और ये तमाशा हम 1971 में देख चुके हैं। हमसे ज़्यादा तो किसी ने भी ये तमाशा नहीं देखा हुआ। जब बंगाली फ़ौज के पीछे नहीं खड़े थे तो फिर पीछे मशरकी पाकिस्तान भी नहीं खड़ा था, पीछे बांग्लादेश खड़ा हुआ था और आप वहाँ कैद हो चुके थे। चुनांचे आपकी मेहरबानी, होश के नाखुन लें, बात को समझ जाए। हम मज़ीद 1971 बनना अफोर्ड नहीं करते, अभी भी वक्त है। सिर्फ बंदूक से काम नहीं चल रहा। जो लोग खुदकुश हमला कर रहे हैं, जाहिर है आपके पास उनके खिलाफ बंदूक उठाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
जो लोग फायरिंग करके निहत्थे शहरियों को, मासूम फौजियों को मार रहे हैं, ज़ाहिर है आपके पास उनके ख़िलाफ़ बंदूक उठाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। मगर जो इनमें मज़ीद लोग, नौजवान शामिल हो रहे हैं, इस दस्ते का हिस्सा बन रहे हैं, उनको शामिल होने से रोकने के लिए एक ही तरीका है कि इन सियासतदानों को इस्तेमाल करें और वहाँ के एहसास महरूमी को दूर करें। जो आप बिल्कुल टीवी चैनल्स पर बैठकर ड्रामेबाजी करते हैं कि एहसास महरूमी वजह नहीं है बलूचिस्तान में, इस क्या उसकी आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं। एहसास महरूमी बहुत बड़ी वजह है। आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि आपने बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं खाया हुआ, आपने बलूचिस्तान का हक़ हुक्मरानी खाया हुआ है। यार, ये आप लोगों को लगता है कि लोगों को हक़ हुक्मरानी नहीं चाहिए होता? भाई चाहिए होता है। हर कौम पंजाबी नहीं होती, हर कौम आपकी गुलामी बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं होती। पठान और बलोच और बंगाली बिल्कुल तैयार नहीं होते। चुनांचे उनको उनका हक़ हुक्मरानी दें। आपके पंजाब में आप सुबह टूटी खोलते हैं और आपके घर पानी आता है, लेकिन बलूचिस्तान में ऐसा नहीं होता। आपको पता है बलूचिस्तान में आज तक कितने शहर और कितने गांव हैं जहां बिजली नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती? ऐसे मुल्क नहीं चला करते। तो दुनिया में अब कौन से इलाके हैं? अफ्रीका के कोई जंगल होंगे जहां वैशी कबाइल रहते हैं, वहां पर बिजली नहीं है। और बलूचिस्तान के बेशुमार इलाके में आज तक लोगों के घर में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। उनके पास तालीम हासिल करने के लिए इदारे नहीं हैं, इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अद्वियात नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, और अगर हों भी तो उनको ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, और अगर वो भी हों तो उनके सूबे में अमन नहीं है जिसके दौरान बच्चे पढ़ सकें, मरीज़ अस्पतालों में जा सकें। सरदार अख्तर मैंगल यहाँ तक कह रहे थे कि हम अब इस काबिल भी नहीं हैं। वो कह रहे थे कि मैं और डॉक्टर मालिक बलोच सेटल्ड बलोच हैं, हमारे कब्रिस्तान, हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें वहाँ हैं, हमारे घर वहाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद हम भी इस काबिल नहीं हैं कि आज़ादी से अपने घरों से निकलकर कोयटा में या बलूचिस्तान के किसी इलाके में अब घूम फिर सके। तो ये सिक्योरिटी सिचुएशन होगी जहाँ पर वहाँ पर अवाम किस तरह रियासत से अपनी वफादारी और हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करेंगे। हालात को कंट्रोल करें, सियासतदानों को इस्तेमाल करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।